सो क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले जब टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ते हैं तो हमें मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जब मैं आपको कोई स्कोर देती हूं, जैसे आपको क्लास में जो है टीचर्स स्कोर देते हैं, मान लीजिए 80 आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया, तो ये जो मार्क्स आपको दिया जाता है ना, ये मेजरमेंट है, मापन है, माप किया जाता है। ठीक है, आपको एक स्कोर दे दिया गया कि 100 में से आपने 80 स्कोर किया है, इसे क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। बहुत नैरो कंसेप्ट है ये। ठीक है, संकीर्ण अवधारणा है ये। आपने स्कोर दे दिया, आपने मेजरमेंट कर दिया उस चीज का। जैसे कि आपने कपड़े का मेजरमेंट किया, बोला कि 1 मीटर कपड़ा है। ओके, ये चीज। उसके बाद मेजरमेंट के हेल्प से आप एसेस करोगे, यानी कि जो आपको स्कोर मिला उसे आप बेस बनाकर आप असेसमेंट चालू करोगे। असेसमेंट में आप जो है, असेसमेंट के दौरान आप देखते हो कि यार बच्चे ने, अगर ज्यादातर बच्चों ने अगर 40 ही स्कोर किया है भैया मैथ्स के टेस्ट में, मैक्सिमम बच्चों ने 40 ही किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे टीचिंग मेथड में गड़बड़ है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है, या हो सकता है सिलेबस जो है वो उनके लेवल का ही नहीं है, कुछ रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। व्हेन विद द हेल्प ऑफ द स्कोर, जो आपने स्कोर अचीव किया उसके हेल्प से हम एनालाइज करते हैं कि बच्चे कहां स्टैंड कर रहे हैं और क्या क्या जरूरत है वो चीजें करने के लिए। सो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। और लास्ट में सबसे ज्यादा जो ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट है वो है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन मतलब ये हुआ कि आप फाइनल जजमेंट पास कर देते हो। जैसे कि एग्जाम के बाद जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता था, है ना, रिपोर्ट कार्ड में एक फाइनल जजमेंट, फाइनल रिमार्क्स जो है वो आपकी टीचर लिख कर देती थी, है ना। सारे सब्जेक्ट टीचर एक रिमार्क्स लिख कर देते हैं, आपके पूरे साल भर का एकेडमिक ईयर का जो परफॉर्मेंस रहा है उस पे, उसके बेस पे एक फाइनल जजमेंट पास किया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट सबसे नैरो है, उससे बड़ा असेसमेंट एंड देन इवैल्यूएशन। अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प से समझो, तो वेन डायग्राम की हेल्प समझे तो सबसे बड़ा जो है वो है हमारा इवैल्यूएशन, उसके अंदर आता है असेसमेंट और उसके अंदर आता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पे। तो सबसे पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, प्लेसमेंट वर्ड से आपको पता चलेगा कि अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजीसी नेट का जो एग्जाम देते हैं वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है। जब आप जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आप पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं, या नेट भी क्लियर करते हैं तो पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं। जब बच्चा नेट क्लियर करता है तो ये माना जाता है कि उसके पास पीएचडी करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो उसके पास है। तो ये क्या है? यूजीसी नेट विल बी द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, यानी कि ये डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है ताकि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखा जाए। अब देखो, अब तुम लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एमबीबीएस कॉलेज में बोलोगे कि भैया मेरे को एडमिशन दे दो, मुझे डॉक्टर बनना है। वो बोलेगा तुम्हारे पास क्या नॉलेज है डॉक्टर बनने के लिए? बेसिक नॉलेज भी है नहीं है। इसीलिए एमबीबीएस के लिए फिर क्या किया जाता है, आप नीट का एग्जाम देते हो, है ना। तो नीट का एग्जाम देने के लिए बच्चे उतने लेवल तक तो पढ़ ही लेते हैं जितना एमबीबीएस में इनिशियल लेवल में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट विल कम अंडर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। पर एक बात याद रखना, सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं है। यहां तक कि जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे बैंक की जॉब के लिए जा रहे हो, बैंक का एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, इवन कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी आपको एक इवैल्यूएशन करते हैं आपका कि आप जो जॉब करने जा रहे हो उसके काबिल हो या नहीं। तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी कि ये जो इंश्योर करता है, क्या करता है, एंट्री परफॉर्मेंस ऑफ द प्यूपिल, ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। सबसे इजी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मतलब है कि आपका लर्निंग प्रोग्रेस अगर मॉनिटर करना है, टीचर को स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोग्रेस अगर मॉनिटर करना है तो वो कौन सा इवैल्यूएशन करेगी? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
बीच में आपको ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाएगा। मान लीजिए आज मैंने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया बच्चों को, और बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करने के लिए दे दिया कि बच्चों डिस्कस करो दैट विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो बच्चों ने जो पढ़ा टीचर से, चाहे मॉडलिंग प्रोसेस से या पीपीटी दिखा के टीचर ने पढ़ाया था, अब वो चेक करेगी कि बच्चा कहां तक पहुंचा है, उसका लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, कितना समझ में आया उसे। तो वो जो है बीच बीच में टेस्ट लेगी। हो सकता है क्विज कंपटीशन करा दे। तो व्हाट विल बी, क्विज कंपटीशन से क्या पता चल रहा है टीचर को कि बच्चे को कितना समझ में आ गया। ठीक है, और कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है दोनों को, टीचर को भी मिलता है और स्टूडेंट को भी मिलता है। आप अगर ग्रुप डिस्कशन में बोल नहीं पा रहे हो, आपको समझ में आ जाता है कि मुझे अभी अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, मैं वर्ड्स बना नहीं पा रहा, सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूं। सो व्हाट यू कम टू नो कि मुझे रिफाइनमेंट की जरूरत है अपने पढ़ाई में, मैं जिस स्टेटस पे हूं मुझे और पढ़ने की जरूरत है। सो ये आपको फीडबैक किससे मिल रहा है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। और इवन जो अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उनको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है कि यार मतलब मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, है ना। ग्रुप डिस्कशन में मैंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, मैम ने वेरी गुड बोला, दैट मींस आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये काम भी करता है। टीचर को जो है एक मॉडिफिकेशन करने का मौका मिलता है, जब ग्रुप डिस्कशन के दौरान बच्चे ठीक से नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं तो उसको समझ में आता है कि यार टॉपिक इसको, इन लोगों को, इन खास बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो अपने इंस्ट्रक्शन मेथड को वो मॉडिफाई करती है। कि हो सकता है लेक्चर मेथड से इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, शायद मैं 3D मॉडल दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा सोलर सिस्टम। समझ में आ रहा है। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो एक आपके लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में यूज होता है, दूसरा टीचर और स्टूडेंट को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है, स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट मिलता है, टीचर को मौका मिलता है अपने इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई करने का। ठीक है, और किन किन बच्चों को रेमेडियल वर्क की जरूरत है वो भी उसको समझ में आ जाता है। समझ में आ गया। फिर इसको हिंदी में बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखो डायग्नोस करना, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है। डायग्नोस करना यानी कि वो जानने की कोशिश करता है कि पेट दर्द जो आपको हो रहा है उसका कारण क्या है ना। व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज, क्या कारण है उसका, क्यों उसको दर्द हो रहा है। सो दिस इज डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अगर मान लीजिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान टीचर को पता तो चला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी किस पर्टिकुलर पार्ट में दिक्कत हो रही है, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेगी। जैसे तब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया तो उसे पता चला कि बच्चों को बोरोइंग करने में दिक्कत हो रही है ना। तुम लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, ज्यादातर छोटे बच्चे, तुम भी छोटे बच्चे जब रहे होंगे तो बोरो करने में दिक्कत होती है कि बाजू वाले से कितना भैया नंबर लेंगे, है ना। ये बच्चे यहाँ पे गलती करते ही करते हैं। तो टीचर को पता चल गया कि ये बोरोइंग में गड़बड़ हो रही है, वहां उसने डायग्नोस कर लिया कि इन बच्चों को सब्ट्रैक्शन में कम मार्क्स क्यों आ रहे थे। समझ में आया। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आप आइडेंटिफाई कर देते हो दैट व्हाट इज द पर्टिकुलर लर्निंग डिफिकल्टी, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट। अंडरस्टूड। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसा हो गया, एक फर्स्ट एड की तरह हो गया। सिंपल आपको लर्निंग प्रोग्रेस पता चल रहा है, लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप घुस के अंदर जाते हो और पता लगाते हो दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्यों हो रही है गलती। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसको नैदानिक मूल्यांकन भी बोलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को नैदानिक मूल्यांकन बोलते हैं। आते हैं लास्ट में, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। तो सम से समझ में ही आ जाता है कि ये हमेशा कोई भी कोर्स वर्क चल रहा है, कोई भी मान लीजिए 4th स्टैंडर्ड में है बच्चा, तो 4th स्टैंडर्ड जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब आपका एग्जाम होता है, सो वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। क्योंकि वो उस एग्जाम के दौरान टीचर जो है वो समझ पाती है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स एट द इनिशियल लेवल सेट किया था वो अकॉम्प्लिश हो पाया या नहीं। भैया मैथमेटिक्स टीचर ने ऑब्जेक्टिव सेट किया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर कि जो बच्चे हैं 4th स्टैंडर्ड के वो
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों बहुत अच्छे से कर लेंगे और प्रॉब्लम सम्स जो है इन बेस पे वो सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव उसने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर सेट किया। आफ्टर फोर्थ स्टैंडर्ड यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जैसा बच्चों का रिजल्ट आएगा उसको समझ में आएगा कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अब अकॉम्प्लिश हुआ या नहीं, बच्चे सक्सेसफुली प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। सो व्हाट इज दिस? समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये समेटिव इवैल्यूएशन ये भी इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है कोर्स कंटेंट को लेकर कितना ज्यादा मास्टरी कर चुका है। हाउ मच दैट स्टूडेंट हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट, जो कोर्स कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसमें उसने मास्टरी कर ली या नहीं। क्योंकि आपको भी पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में मास्टर नहीं कर पाया तो आने वाले सालों में इन द फ्यूचर, अभी भी तुम लोग देखते हो कितनी दिक्कत होती है, कई लोगों को समझ ही नहीं आता भैया डिवीजन कैसे करना है, बड़े नंबर देख के घबरा जाते हैं ना, डीआई तभी तो नहीं कर पाते हो तुम लोग। तो ये क्या है, अगर तुम्हारा फोर्थ स्टैंडर्ड में ये सारे बेसिक क्लियर है तो आगे भी तुम कर लोगे। तो मास्टरी करना बहुत जरूरी है, समेटिव इवैल्यूएशन ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना की पॉइंट्स की तरह अपने नोट्स में लिख लेना। ओके, मैंने अंडरलाइन कर ही दिया है, दीज आर द की पॉइंट्स। ठीक है, तो सारे जितने भी टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी में आप एग्जामिनेशन देते हो, स्कूल में देते हो, लास्ट में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, दीज ऑल विल कम अंडर समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसको योगात्मक, समेटिव इवैल्यूएशन को योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। सम से ही योग बना है, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव इवैल्यूएशन। अब एक दूसरा, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, पहला है क्राइटेरियन रिफरेंस्ड और दूसरा है नॉर्म रिफरेंस्ड। ये किस बेस पे होता है मैम? तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आप क्या करते हो, देखो क्राइटेरिया यानी कि मानदंड। ठीक है, आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया और मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया। क्राइटेरिया मतलब ऑब्जेक्टिव ही होता है एक तरह से। ठीक है, मैंने ये क्राइटेरिया सेट किया कि जो बच्चा है वो 5 वर्ड से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक ना करे इंग्लिश के टेस्ट में। एक इंग्लिश का टेस्ट ले रही हूं मैं कि बच्चा एक पैराग्राफ लिखे, फॉर एग्जांपल ऑन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया पे एक अच्छा खासा ऐसे लिखे बच्चा, है ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्लास में, तो इस तरह से ऐसे लिखे और मैंने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि उस ऐसे में 5 वर्ड से ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की मैं नोटबुक चेक कर रही हूं, जिन जिन बच्चों ने 5 वर्ड से ज्यादा मिस्टेक नहीं किए हैं दे आर पास, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया सेट था उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चे ने सही परफॉर्म किया है। तो मैं क्या बोलूंगी, दैट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज गुड, वेरी गुड, बिकॉज व्हाट आई हैव डन, आई सेट द क्राइटेरिया कि बच्चों का 5 वर्ड से ज्यादा मिस्टेक ना हो। अंडरस्टूड? इसे क्या बोलेंगे, क्राइटेरियन रिफरेंस्ड टेस्ट। यहां पे नो कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते ही नहीं है, नो कंपैरिजन। बच्चों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बच्चों के बीच में कोई भी रैंकिंग नहीं कर रही हूं मैं कि तेरा फर्स्ट रैंक, तेरा सेकेंड रैंक, इसको हाईएस्ट मार्क आया, स्टूडेंट ए हैव स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस टेस्ट में। इस टेस्ट में सिर्फ यही देखा जाता है कि जो क्राइटेरिया सेट किया गया है वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। और इसी का उल्टा होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। मैं बोलूंगी जैसे कि रमन स्टूड फर्स्ट इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, मैंने क्लास में बोला, मतलब मैंने नॉर्म रेफरेंस कर दिया। मैंने बोला कि ये टाइपिस्ट ने 6 वर्ड्स पर मिनट टाइप किया और 90% टाइपिस्ट से ये आगे है, मतलब मैंने कंपेयर कर दिया, 90% बोलते ही मैंने कंपेयर कर दिया कि बाकी के जो है, मतलब 90% जो है टाइपिस्ट वो उससे पीछे है। तो यहां मैंने कंपेयर किया यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड बन गया। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, अगर मैं ये बोलूं कि टाइपिस्ट ने 60 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइप किया है,
सिर्फ मैं इतना ही बोलूं तो मुझे बताओ ये कौन सा टेस्ट होगा। सिर्फ मैंने इतना ही बोला है कि टाइपिस्ट हैव टाइप्ड 60 वर्ड्स पर मिनट, मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का टेस्ट कहलाएगा। बताओ बताओ, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है दैट टाइपिस्ट हैव टाइप्ड 60 वर्ड्स पर मिनट। यस, वेरी गुड जूही, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। यस, अगर मैं सिर्फ बोलती हूं कि टाइपिस्ट ने टाइप किया 60 वर्ड्स पर मिनट, सो दिस इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि मैंने क्राइटेरियन सेट किया था कि 1 मिनट में जो है टाइपिस्ट अगर 50 वर्ड्स पर मिनट कर देता है तो दैट टाइपिस्ट इज गुड टाइपिस्ट, बहुत अच्छे लेवल का कहलाएगा वो, ठीक है। तो इसने टाइप किया 60 वर्ड्स पर मिनट, क्राइटेरिया सेट किया था, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया कि टाइपिस्ट 90% टाइपिस्ट से अबव है, तुरंत मैंने कंपेयर कर दिया उसको दूसरे टाइपिस्ट से, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो बन जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्योंकि यहां पे मैंने क्राइटेरिया तो बताया ही, साथ ही साथ मैंने उसे कंपेयर भी कर दिया दूसरों के साथ। अंडरस्टूड? तो नॉर्म रेफरेंस को हमेशा याद रखना कि नॉर्म रेफरेंस में आप कंपेयर करते हो, जैसे कि ये आप जो है देख सकते हो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है, जैसे कि एंड ऑफ द यूनिट टेस्ट है ना, क्राइटेरिया सेट किया था मैंने, भैया उसने अचीव किया या नहीं वो देख लिया। आपका जो यूजीसी नेट में परसेंटाइल में रैंक आता है दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, है ना, मैंने परसेंटाइल में जो है कंपेयर कर दिया बच्चों को, सो दिस इज नॉर्म रेफरेंस। अंडरस्टूड? सो ये जो है बेसिक डिफरेंस है। आई होप आपको आज टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड ओवर सम क्वेश्चंस। वेरी गुड, जितने लोगों ने आंसर किया है वेरी गुड, ठीक है। चलो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने बेसिक्स को और ज्यादा क्लियर करना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिस दिन आपने कोई भी थ्योरी पार्ट पढ़ ली ना, उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि जो मैंने थ्योरी पढ़ी है वो वहां से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं, इन फ्यूचर भी ध्यान रखना, ओके। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए। यस, मानसी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, परसेंटेज और परसेंटाइल जो है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जांपल है। फोर्थ ऑप्शन सी डी एंड ई है, ठीक है। जूही क्या बोल रही है? मैम इस बार एग्जाम में एब्सटेटिव असेसमेंट पर आया था क्वेश्चन, ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल अभी करती हूँ मैं, एब्सटेटिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको मैं एब्सटेटिव असेसमेंट भी बता देती हूँ, ठीक है। देखो भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना है, मैंने आपको बोला ही था। जहां पे भी आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस जो है लर्निंग प्रोग्रेस चेक करने के लिए आए, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अब तुम देखो, द टीचर स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ मास्टरी। लेवल ऑफ मास्टरी क्या था? समेटिव असेसमेंट था, है ना, समेटिव इवैल्यूएशन था, समेटिव असेसमेंट। तो बी को हटा दो,
ठीक है, टीचर क्या कर रही है, प्रॉम्प्ट कर रही है और प्रोब कर रही है। जब स्टूडेंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है किसी भी टॉपिक पे, तो प्रॉम्प्ट और प्रोब करना उस दौरान इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो, तो सी इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर जो है पॉज कर रही है, स्टूडेंट्स की तरफ देख रही है और क्वेश्चन पूछ रही है, दिस इज अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और देखो टीचर इंडिकेट कर रही है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और जजमेंटल वैल्यू दे रही है। जजमेंटल वैल्यू मतलब क्या हो गया, समेटिव असेसमेंट, आप जजमेंट पास कर रहे हो। ठीक है, ये समेटिव असेसमेंट में आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, ए सी एंड डी शुड बी द आंसर। यहां पे टीचर फिर से क्वेश्चन पूछ रही है टू एलिसिट क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स। कोई टॉपिक पढ़ाया होगा, उनके बीच में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जानना होगा, तो टीचर जो है बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रही है, लर्निंग प्रोग्रेस जानने की कोशिश कर रही है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अंडरस्टूड। सो जो है सी और ई को बी और ई को हटा दो, आंसर इज ए सी एंड डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलो अभी ना जूही ने पूछा था इब्स्टेटिव असेसमेंट। मैं बताती हूँ क्या है इब्स्टेटिव असेसमेंट। एक सेकेंड, पीछे ही चले जाते हैं कहीं जगह। हाँ, अब ध्यान से सुनना, इब्स्टेटिव असेसमेंट क्या है कि आपका जो भी जैसे अगर मान लो कि आपका मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है, एक टेस्ट लिया, आज मैंने आपका एक टेस्ट लिया, उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने आपका दूसरा टेस्ट लिया, तो मैं जो असेसमेंट करूंगी ना वो आपकी प्रायर परफॉर्मेंस, यानी कि जो टेस्ट 1 में आपका परफॉर्मेंस हुआ उसके बेस पे इस टेस्ट को एसेस करूंगी मैं। समझ में आया, मतलब आपका टेस्ट पहला टेस्ट मैंने आपका लिया, क्लास टेस्ट कई बार मैडम लेती है, और क्लास टेस्ट 2 दूसरा टेस्ट लिया। क्या हुआ कि मैं आपका जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, ये क्लास टेस्ट 2 में जो आपका परफॉर्मेंस है उसको मैं एसेस करूंगी अगेंस्ट योर प्रायर परफॉर्मेंस। जो आपने पहले परफॉर्मेंस दिया था उसके बेस पे मैं एसेस करूंगी कि हाँ यार पहले इसको जो है समझ में नहीं आया था ये कंसेप्ट, लेकिन अब जो है उसको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट समझ में आ गया है। इसको क्या बोलते हैं, इब्स्टेटिव असेसमेंट। ये एक तरह से आपका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जो आप पढ़ते हो ना इसमें रिसर्च वर्क में, बिल्कुल वैसा ही है। ये समझ जाओ उस टाइप का ही। समझ में आया। तो इब्स्टेटिव असेसमेंट आपका परफॉर्मेंस, जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसको हम एसेस करेंगे अगेंस्ट द प्रायर परफॉर्मेंस। जो पहले टेस्ट में आपने परफॉर्म किया था उसके बेस पे हम अभी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को एसेस करेंगे। सो दिस इज इब्स्टेटिव असेसमेंट। ओके, एनी डाउट, समझ में आ गया इब्स्टेटिव असेसमेंट क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, और भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा डॉली, आरुषि आपको भी। हीबा नहीं, जरूरी नहीं है हीबा। अगर जितने भी पेड क्लास के बच्चे अभी अगर देख रहे हो, अगर पेड क्लास कर रहे हो अटेंड, तो कोई जरूरत नहीं है आपको यूट्यूब की क्लास अटेंड करने की, क्योंकि पेड क्लास में तो यार आपको डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बोलूंगी जब पेड क्लास में लास्ट में जैसे यूट्यूब पे क्वेश्चंस कराए जाते हैं बहुत सारे, तब मैं आपको बोलूंगी कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे भी आपको खजाना मिल जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम लोग वो पेड में छूट जाए पढ़ाना, तो आप जो है मैं उस टाइम पे आपको बोल दूंगी कि आप यूट्यूब क्लास थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चंस करने के लिए। बाकी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए आपको पेड अगर आप अटेंड कर रहे हो तो यूट्यूब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए आंसर, यस वेरी गुड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एंड इन प्रोग्रेस, तो ऑब्वियसली क्या है, फॉर्मेटिव है, विदाउट एनी डाउट। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर करिए। टीचर्स यूज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इन ऑर्डर टू,
प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्यों यूज किया जाता है बताओ? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मुझे एक बात बताओ, जब आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हो तो क्या आप डिस्कवर करते हो द कॉज ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स? ये तो डायग्नोस्टिक था ना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था, जहां आपको पर्टिकुलर बिहेवियर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो जानना है, आपको कारण जानना है, तो डायग्नोस्टिक होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? मैंने आपको बताया, कोई भी कोर्स वर्क या एमबीबीएस में बच्चा एडमिशन ले रहा है तो पता चलता है ना उस इवैल्यूएशन से बच्चे के पास उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल्स है या नहीं है। टू फाइंड आउट व्हाट नॉलेज एंड स्किल्स स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम लोग सोचोगे कि यार स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड वाला तो मैडम ने समेटिव इवैल्यूएशन में पढ़ाया था। अरे बेटा, समेटिव इवैल्यूएशन बिल्कुल यही है कि स्टूडेंट मास्टर कर ले कंटेंट को, लेकिन फाइंड आउट करना कि बच्चे ने किन नॉलेज और स्किल्स में मास्टर्ड किया है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ही होगा ना। आप पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, बीएड बीएड आपको करना है, आजकल बीएड में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया है, तो बीएड करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज है या नहीं चेक करेंगे। एमएड करना है, एमएड करने के लिए पर्टिकुलर नॉलेज है या नहीं चेक करेंगे, तो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कराया जाएगा। छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है हर यूनिवर्सिटी में, आजकल तो सीयूईटी हो ही गया है। सीयूईटी क्या है, पर्टिकुलर आपको डिग्री लेनी है, आपके पास नॉलेज है या नहीं टेस्ट कर रहे हैं वो। अंडरस्टूड? सो दिस इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। हेलो फिनिक्स, मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसे दिख रही हूँ मैं आपको बताओ वीडियो में? अच्छी दिख रही हूँ ना? तो बस आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करें। शादमा, प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंड दोनों में होता है, ये गलत कंसेप्ट तुमने अपने दिमाग में डालकर रखा है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोर्स के स्टार्टिंग में ही होता है, एंड में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं किया जाता बेटा। एंड में तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमेशा कोई भी कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले बच्चों का एंट्री बिहेवियर जानना है। एंट्री बिहेवियर यानी कि बच्चों को क्या आ रहा है, क्या उनका मोटिवेशनल लेवल है, कितना स्किल्स उनको आता है, कितना नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करोगे। अंडरस्टूड? बहुत अच्छी दिख रही है मैम। चलिए स्टेटमेंट वाले आंसर दीजिए। Indirect instruction is an approach to teaching and learning in which process is inquiry. The content involves concepts and the context is a problem. देखो indirect instruction क्या होता है? Indirect instruction हो गया learner centered। यहां पे बच्चे हमेशा गलती करते हैं। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, देखो डायरेक्ट अगर इंस्ट्रक्शन बोलती हूं, प्रत्यक्ष निर्देश, तो वो टीचर ही देगी। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर लिखा है तो यानी कि टीचर सेंटर्ड है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि टीचर अभी डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं कर रही है, वो फैसिलिटेटर बन गई है, गाइडेंस दे रही है बस बच्चों को, तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पे प्रोसेस क्या होता है, इंक्वायरी लेवल होता है ना। द कंटेंट इन्वॉल्व द कंसेप्ट एंड द कंटेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेंटर्ड पढ़ाई में क्या होता है, बच्चों को सिर्फ प्रॉब्लम दे दिया जाता है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, अब बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन मास्टरी ऑफ सम स्किल्स। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी जानना है आपको, बच्चा किसी पर्टिकुलर स्किल में कितनी प्रवीणता उसने हासिल की है, वो क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस होता है।
नॉर्म रेफरेंस में तो हम सिर्फ बच्चों के कंपैरिजन करते हैं, उनको रैंकिंग देते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो व्हाट इज द आंसर? थर्ड शुड बी द आंसर। अंडरस्टूड? एनी डाउट? चलो फिफ्थ पे आ जाओ, असर्शन रीजनिंग। फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिनको समझ में नहीं आया एक बार वापस से समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ शायद बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलिए असर्शन रीजनिंग। मैम आपसे कुछ पूछना है? मैम मैं जब तक कोई भी क्लास 2 टाइम्स ना देख लूं समझ में नहीं आता, क्या करूं? डॉली सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है। क्लासेस को आप देखो, बिल्कुल देखो, 2 टाइम्स देखो, 3 टाइम्स देखो, देखना तो है, क्योंकि ये जो है ना थ्योरिटिकल होता है बेटा, ये थ्योरिटिकल होता है, इसको आपको देखना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम हम लोगों का ना रिटेंशन पावर जो है वो कम होता है, दिमाग में ज्यादा दिन तक ना कोई चीज याद नहीं रहती है। तो देखो बिल्कुल, तभी तो आपको वीडियोस दिए गए हैं, तभी तो ऑनलाइन क्लास इतना ज्यादा फ्रूटफुल हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको जब देखना है वो क्लास को आप 2-3 बार देख सकते हो। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम डॉली, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए आंसर करिए, एसएमएन रीजनिंग का आंसर करिए। यार मेरे चैट में तुम लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके देखो assertion रीजनिंग पढ़ेंगे। इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system, है ना, हमको आइडेंटिफाई करना है स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इंप्रूवमेंट, यानी कि आप यहाँ पे लर्निंग प्रोग्रेस तो चेक कर रहे हो ना, कि बच्चा जो है कितना पढ़ लिया उसने, कितना समझ में आ गया, कितना और समझ सकता है बच्चा। तो स्कोप और पोटेंशियल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना? जब आपका इंटेंशन ये होता है तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है? अब मूल्यांकन को रचनात्मक कहते हैं। रीजन दिया है द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग। ये बिल्कुल सही है। और रीजन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का जो फॉर्म होता है ना वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्यों बोलते हैं समझो। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूं क्लास में और मैंने तुरंत ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा कोई रूल्स रेगुलेशन टाइम लिमिट ऐसा सेट नहीं है ना। जैसे तुम एग्जाम देने जाते हो फाइनल एग्जाम, तो वहां पे तुमको बकायदा एक पेपर मिलता है, पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्टेड पेपर होता है, उसमें आपके टीचिंग जो आपका लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, टाइम दिया होता है कि 3 घंटे में ही खत्म करना है क्वेश्चन। तो ये सब क्या है, ये फॉर्मली बनाया जाता है, फॉर्मली होता है। लेकिन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कभी भी मैडम क्वेश्चन पूछ लेगी, कभी भी ग्रुप डिस्कशन करा दिया, उसका कुछ फॉर्म सेट नहीं है, मार्क्स का क्राइटेरिया कोई सेट नहीं है, टाइम लिमिट सेट नहीं है। समझ में आया? इसीलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इनफॉर्मल कहलाता है और ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। चलो कैरेक्टरिस्टिक बताना है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का। प्राप्तांकों की कसौटी संदर्भित व्याख्या की विशेषताएं हैं।
गुड मॉर्निंग साक्षी। 11 बजे साक्षी टाइमिंग है बेटा, 11 बजे आया करिए, क्योंकि अब जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट होगी। जैसे आज इवैल्यूएशन पढ़ाया गया है, उसी तरह से वेंसडे को हम लोग कम्युनिकेशन के टॉपिक करेंगे कोई, और फ्राइडे को इंडियन लॉजिक। सब बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, सो क्लासेस बिल्कुल मिस नहीं करनी है। सारे के सारे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे याद रखिए। अभी फिलहाल कुछ इनिशियल मंथ्स में मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे क्लास होगी एट 11 AM। सो JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आ जाया करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए JRF अड्डा का, और मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है रीडिस्कवर एजुकेशन, उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि PDF वहां पे मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। सो आंसर जो है वो आने लग गया है, देखते हैं भैया क्या आंसर कर रहे हो। क्राइटेरियन रिफरेंस्ड, कसौटी संदर्भित, क्राइटेरिया सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अचीवमेंट ऑफ, सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और कंसेप्ट बाय ईच इंडिविजुअल लर्नर इज असेस्ड। बिल्कुल सही है, ए सही लग रहा है। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे वाला देखो, टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एग्जामिनीज in terms of their relative positions in the group tested। लग रहा है गड़बड़? ठीक है, रिलेटिव पोजीशन देख रहे हैं उनका, ये आपको नॉर्म रिफरेंस्ड लग रहा है। ठीक है, इसी तरह स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक देखते ही क्या है, ये नॉर्म रेफरेंस है, तो सी और डी को हटा दो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए बी एंड ई। बिल्कुल आंसर मिल गया आपको, ए बी एंड ई इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड स्किल्स रादर देन ऑन ब्रॉडर लर्निंग। यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस में ना ध्यान रखना, स्पेसिफिक, उसके कीवर्ड्स क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स अचीव किया या नहीं, उसके अंदर है या नहीं, क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं, दीज आर द कीवर्ड्स। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी चेक कर रहे हैं, ये सब क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये सारे कीवर्ड्स लिख लिया करो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुमको जो है ना तुम्हारी हालत खराब कर देगा ये क्वेश्चन। अगर किसी को भी डायग्नोस्टिक, रेमेडियल इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इन तीनों के कंसेप्ट में आपको अगर कंफ्यूजन है तो आज क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। आराम से समझ के करना। थोड़ा सा मैं हट जाती हूं। पेपर की क्लास सुधीर स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट, डोंट वरी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा सुधीर। JRF शिवानी, गुड मॉर्निंग डियर, हेलो ममता। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा, समझ के करिएगा। आंसर करिए जल्दी। ओके, पीयूष ने दिया है थर्ड, वंश ने, क्वेश्चन नंबर देकर आंसर करिए स्टूडेंट्स, 7th का ऐसे करके आंसर करिए। वेरी गुड जूही, वेरी गुड बसंती, समांता, वेरी गुड डियर, बहुत सही। बाकी भी आंसर करिए, स्नेहा पात्रा, शादमा, यस। तो भैया देखो, अगर तुमको ना कंसेप्ट
क्लियर होगा ना, डायग्नोस्टिक का, फॉर्मेटिव का और रेमेडियल का। ये एक रेमेडियल इवैल्यूएशन एक और है, तो तुमने कर देना है इसको। ध्यान से देखो, रेमेडियल पे करते हैं। देखो रेमेडी क्या होता है, मान लीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्लास में, तो आपका जो है उपचारात्मक मूल्यांकन किया गया, ठीक है। उस मूल्यांकन के दौरान आपको जो जो सपोर्ट की जरूरत है, जो आपके लर्निंग गैप्स मतलब क्या होता है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना। लर्निंग गैप्स क्या है, मतलब मैंने सब्ट्रैक्शन पढ़ाया आपको और आपको बोरोइंग नहीं आ रहा है, तो ये आपका लर्निंग गैप है ना। दूसरे बच्चों को समझ में आ गया कि हाउ टू बोरो, सब्ट्रैक्शन में बोरोइंग वाला कंसेप्ट दूसरे बच्चों को समझ में आ गया, आपको समझ में नहीं आया, तो ये आपका लर्निंग गैप है। उसको ब्रिज करने के लिए आपको क्या दिया गया, सपोर्ट दिया गया, आपको करेक्टिव मेजर्स बताया गया कि बेटा इस तरह से बोरो करो, तुम गलत तरीका समझ रहे थे। सो दिस इज रेमेडियल इवैल्यूएशन, अंडरस्टूड। सो डी का 2। उसके बाद आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मैं उल्टा कर रही हूं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप आइडेंटिफाई करते हो, you are identifying the areas in the learning process which need strengthening। आप सिर्फ फॉर्मेटिव में आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप डिस्कवर नहीं कर रहे हो कॉज को। वो डिस्कवरिंग जो कॉज था ना, वो डायग्नोस्टिक था कि कारण क्या है। जब आप आइडेंटिफाई इज द इनिशियल लेवल, समझो कंसेप्ट को समझो, आइडेंटिफाइंग द एरिया, वीक एरिया इज द इनिशियल लेवल एंड दैट इज डन ड्यूरिंग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समझ में आ गया, इसलिए सी का 1 होगा और ए का जो है ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, जहां आप चेक कर रहे हो एक्सटेंट टू विच द स्टूडेंट्स कैन कोप विद द पेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड। आप चेक कर रहे हो कि बच्चा जो है लर्निंग एक्सपीरियंस जो उसको दिया जा रहा है, अब उसको डायग्नोस कर रहे हो यहाँ पे कि बच्चा वो चीज समझ रहा है या नहीं, ठीक है। और इंटरनल इवैल्यूएशन जो है वो हो गया to enhance the validity and dependability of the evaluation outcomes, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, बट फॉर्मेटिव, रेमेडियल और डायग्नोस्टिक को समझना है। फॉर्मेटिव ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना, इनिशियल लेवल में टीचर आइडेंटिफाई करती है द एरिया इन द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। सो द आंसर इज ए, वेरी गुड, ओके। ये चीज को समझ लेना। और रेमेडी मतलब क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, करेक्टिव मेजर्स बताना कि बच्चा बेटा तू कहां गड़बड़ कर रहा है, बताता हूं तेरे को मैं। तो दिस इज रेमेडियल इवैल्यूएशन, ओके। 8th का क्वेश्चन का आंसर बता। अब तो इजी है सारे क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ शेयर करूंगी तो अच्छे से और समझ लेना, तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट जो है ना इस इवैल्यूएशन को लेकर कभी गड़बड़ी नहीं होंगे। चलो 8th का आंसर करिए, बहुत सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आइडियल इवैल्यूएशन का इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आदर्श मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। वेरी गुड, जन्नत, चारू, शादमा, मंदाकिनी, प्रिया, सुधीर, जूही, रमिता, वेरी गुड वेरी गुड, सभी सही जा रहे हो भैया। आइडियल इवैल्यूएशन कर रहे हो टीचिंग लर्निंग में, इवैल्यूएशन कर रहे हो, तुमने सब्जेक्टिविटी दिखा दी भैया। मैं जो हूं ना, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद है, मैंने 80 दे दिए उसको मार्क्स 100 में से, बाकी सारे बच्चे मुझे पसंद नहीं है क्लास में, मैंने उनको 70 दिया, 60 दिया आउट ऑफ 100। ओ भैया ये क्या है, बायसनेस क्यों है, सब्जेक्टिविटी क्यों है। आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस में सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए क्या। अगर ऐसा होने लगा ना तो बोर्ड एग्जाम्स में तो बच्चे बेचारे जानते ही नहीं है टीचर्स को, ना टीचर जानते हैं बच्चों को, हो गया। ऐसे नहीं होता है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इवैल्यूएशन में। और बता दूं मैं, इसी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए रूब्रिक्स बनाया जाता है। ये सब बच्चों तुम लोग ध्यान रखना, क्या बनाया जाता है, रूब्रिक्स। तुमको अगर ध्यान होगा कभी तो जब जज बैठते हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, जजेस बैठे हैं, तीनों जजेस के स्कोरिंग प्रोसेस में डिफरेंस हो सकता है,
ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, रूब्रिक्स बनाते हैं। एंड रूब्रिक्स इंश्योर करता है कि आपका जो इवैल्यूएशन है उसमें क्या रहे, ऑब्जेक्टिविटी रहे, मतलब सब एक जैसा रहे भैया, सबका क्राइटेरिया सेट है। तो 3 जज अगर जज कर रहे हैं तो एकदम जमीन आसमान का अंतर नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई जज हो सकता है बायस्ड हो जाए किसी पार्टिसिपेंट्स को लेकर, किसी स्कूल को लेकर बायस्ड हो, तो वो गड़बड़ कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में सब्जेक्टिविटी कभी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। बाकी सारे ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए, अच्छे से भैया क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना जो अगर आपको है तो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करो किस किस क्राइटेरिया में मैंने इवैल्यूएट किया है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापकता होनी चाहिए, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। सो ए, बी एंड सी इज द आंसर। ये कुछ कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद वाइंड अप करेंगे क्लास को। नहीं शादमा, बायसनेस कितनी भी हो, रूब्रिक्स जो है आपको बायसनेस करने से रोकता है, क्योंकि फिर वो जज अगर बायस्ड होगा तो क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि भैया तुमने इसको क्यों मार्क्स दिए, रूब्रिक्स के हिसाब से तो आपने दिए ही नहीं अच्छे से मार्क्स, है ना। तो रूब्रिक्स जो है आपको बायसनेस चाहे कितना हो, लेकिन आपको लास्ट में तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ना। तो अगली बार आपको जज के लिए बुलाएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे ये जज तो बायस्ड है ना, वो आपको बुलाएंगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम, आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हो फिर। यू शुड बी क्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए आपको रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। सो रूब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी अगर आपको पता हो, कभी कोई टीचर अगर यहाँ पे है तो उनको भी पता है कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में आप किस तरह से कितने मार्क्स दोगे हर स्टेप को, उसको लेकर एक रूब्रिक्स बना दिया जाता है। हर टीचर को चेकिंग के दौरान उनको दिया जाता है सामने कि दीज आर द रूब्रिक्स। आपको अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट इस तरह से लिखे हैं तो आपको इतने मार्क्स देने ही देने हैं। सो व्हाट इज दिस रूब्रिक्स, क्यों दिया जाता है, ताकि ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे। Okay, very good. So which of the following best describes the formative evaluation in the evaluation procedure? बिल्कुल सही है। A teacher clarifies the doubts of the students in the class itself. ये क्या है, formative evaluation है, क्योंकि टीचर ने आपको जो है इवेल्युएट किया, लर्निंग प्रोग्रेस जानने के लिए आपको इवेल्युएट किया और वहीं पे डाउट भी क्लैरिफाई कर दिया। तो दिस कम्स अंडर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोसीजर। ओके, बाकी देखो अवॉर्ड कर रहे हैं ग्रेड्स, ये क्या हो गया, समेटिव इवेल्युएशन हो गया, है ना, ग्रेड्स अवॉर्ड करना, या फिर आप मार्क्स दे रहे हैं स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर, इट इज अगेन समेटिव असेसमेंट, ठीक है। Okay, overall performance of students is reported to parents every 6 months. This is again summative. ठीक है, तो समझ में आ गया, आंसर इज बी, वेरी गुड। तो चलिए क्लास को अब करते हैं वाइंड अप। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो।